हेलो स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रालय। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 9th की एसएसटी सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को, यानी कि सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट को आप करने के बाद आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप एग्ज़ाम में सही स्कोर करके आएंगे। यानी कि जिस प्रकार से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 6 दिसंबर को, सेम वैसे ही आपका पैटर्न यहाँ पर कराया जाएगा। यानी कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस यहाँ से ज़रूर करके जाएं, जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई भी समस्या न हो। तो चलिए हम देखते हैं। आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है OMR बेस पे होने वाला है, यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा आपको और टोटल आपके 40 नंबर मिलने वाले हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि आपको क्या है, प्रश्न में कुल टोटल 4 खंड दिए जाएंगे, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तो टोटल 60 जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, लेकिन 4 खंडों में डिवाइड होंगे, क ख ग और घ में। तो खंड क में आपके 24 प्रश्न होंगे, जिसमें से 20 प्रश्न करने होंगे। यानी कि जो 4 क्वेश्चन है आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो खंड ख में भी आपको सेम वैसे ही मिलेगा, यानी कि 22 क्वेश्चन मिलेगा, 18 क्वेश्चन करना है। यानी कि इसमें भी 4 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। गव में यानी कि पैराग्राफ यानी कि स्रोत आधारित प्रश्न मिलेंगे। टोटल 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चन करने हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे, पेपर आएंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, यानी कि आपके लिए ऑप्शन बहुत रहेगा। खंड घ में आपसे मानचित्र पर आधारित 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन मैप के होंगे। तो प्रत्येक क्वेश्चन 0.8 अंक का होगा, यानी कि आपको क्या है, सभी प्रकार के क्वेश्चन करना है। तो फटाफट चलिए हम इस मॉडल पेपर को देखते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो लास्ट तक आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सेम वैसे ही आपको क्या एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो इसे क्या है, आप एक तरफ से पेपर ही समझें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट जरूर होंगे, क्योंकि जो सिलेबस आपको दिया गया है प्यारे बच्चों, तो उनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस पेपर को आप फाइनल पेपर ही मान के चलें और साथ ही साथ कॉपी पे भी नोट करते चलें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको क्या सही प्रकार से क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से तैयार हो सके। तो यहाँ पर खंड क में दिया गया है कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि टाइद क्या है। तो प्यारे बच्चों, इस इस शेड को करने से पहले आपको ये आपने पढ़ा होगा कि फ्रांसीसी क्रांति में, फ्रांस की क्रांति के समय जो फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 में हुई थी। फिर आपसे पूछा जाता है कि फ्रांसीसी यानी कि जो लुई 16वां था वो किस राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश का था। और फ्रांस की मुद्रा का नाम क्या है? तो लिब्रे था। तो ये सारे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। यानी कि आपसे पूछेगा टाइल और टाइद ये कौन सा कर था? जो टाइद कर था ये चर्च के द्वारा लगाया जाता था, और टाइल कर था सरकार यानी राज्य के द्वारा लगाया जाता था। जो फ्रांस का जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, और जो तृतीय स्टेट था ये सभी प्रकार के टैक्स को देता था। यानी कि 2 स्टेट जो थे, प्रथम तृतीय, ये सभी प्रकार के करों से मुक्ति थी इनको, यानी कि छूट थी। तो ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन पे सीधे। तो पहला क्वेश्चन आपसे दिया हुआ है कि टाइद क्या था। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अभी हमने चर्चा किया था जो टाइद था ये चर्च द्वारा वसूला जाने वाला टैक्स था। आइए, यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो हम सीधे सीधे क्वेश्चन के आंसर ही करके देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ये जो है पेपर क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट में बटा हुआ था। तो आप जानते हैं कि ये 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में पादरी, द्वितीय में कुलीन और तृतीय स्टेट में व्यापारी, कृषक, श्रमिक, मजदूर, वकील इत्यादि सभी लोग तृतीय स्टेट में थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि इस मिलान में कौन सा गलत है, आपको उसकी पहचान करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया कि रोबेस्पियर शासक था, लुई 16वां शासक था, जॉन लाक शासक था, नेपोलियन शासक था। तो यहाँ पर कौन सा गलत है आपको यही बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो जॉन लाक था एक विचारक था। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप
सांप जो ये प्रतीक है ये किसका है? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सनातनता। यानी कि जो क्वेश्चन बी है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा क्वेश्चन 4 का, सनातनता का ये है प्रतीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी कि दासों की आज़ादी का प्रतीक है, यानी कि दासों की आज़ादी का जो प्रतीक है वो क्या है? तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टूटी हुई बेड़िया है, क्योंकि आज़ादी का प्रतीक होता है कि टूटी हुई बेड़िया। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर प्यारे बच्चों इसी प्रकार क्वेश्चन है कि सही मिलान की पहचान करना, आपकी जो मिलान है वो कौन सा सही है उसकी पहचान करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए हम देखते हैं कि क्या है। तो ये जो कामेट है ये भारत में है, ये सारे मिलान डी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी 6 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर जो 7 है पूछा जा रहा है कि मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसके देश की जो सीमा है भारत के साथ नहीं लगती, तो वो निम्नलिखित में से वह किस देश का निवासी होगा? तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यही करना है कि जो भारत है वो कौन से उसके कौन कौन से पड़ोसी देश हैं इसको आपको जान लेना है। अगर इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो मैप के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आपसे। जैसे कि भारत की जो पड़ोसी देश है, पड़ोसी मतलब जो भारत देश हमारा है उसके आसपास जो देश है वो पड़ोसी देश हो जाएंगे, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। तो आपसे वही पूछा जा रहा है कि मेरा मित्र एक ऐसे देश का निवासी है जिसके देश की जो सीमा है भारत के साथ नहीं लगती है, यानी कि वो भारत के साथ नहीं लगती है, यानी कि वह देश क्या होगा? भारत का पड़ोसी देश नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ईरान, क्योंकि ईरान जो है भारत से जो दूर है, बाकी भूटान, बांग्लादेश, नेपाल ये भारत के पड़ोसी देश हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 82.5 पूर्वी देशांतर जो है ये कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसको आपको पता होना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत आ रहा होगा, क्योंकि ये ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट है, और ज्योग्राफी के चैप्टर फर्स्ट के जो क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसे आप जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का मानक मध्याह्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जो सीमा या पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपसे यही पूछ लिया कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी जो सीमा भारत की जो यानी कि पाकिस्तान से नहीं मिलती है। तो जहाँ पर नहीं मिलता है उसको आप अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में गलत होने की बहुत संभावना होती है। तो ये जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश जो ये पाकिस्तान से सीमा से नहीं मिलता है, बाकी पंजाब, राजस्थान, गुजरात की सीमा जो है पाकिस्तान से मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है कि अरब सागर स्थित है, यानी कि अरब सागर स्थित है, कहाँ स्थित है तो ये आपको बताना है। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि जो अरब सागर ये स्थित है कहाँ पर है? भारत के पश्चिम में स्थित है। तो अरब सागर कहाँ पर है? भारत के पश्चिम में। तो ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि हिमालय के सबसे उत्तरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है इसको क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये इसको कहते हैं हिमाद्री, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही जगह। जैसे अब हिमालय का विस्तार आप जो इस प्रकार से देखते हैं, तो हिमालय का जो विस्तार है सबसे ये जो उत्तरी है, सबसे ये जो उत्तरी श्रृंखला है इसको हिमाद्री हिमाद्री कहते हैं, या तो इसको महान हिमालय भी कहते हैं। तो बीच वाले को क्या लघु हिमालय कहते हैं, और सबसे बाहरी जो श्रृंखला होती है दक्षिण की कह लीजिए या बाहरी कह लीजिए, उत्तर की दक्षिणी कह लीजिए या बाहर से बाहरी कह लीजिए, इसको हम बोलते हैं शिवालिक। तो इसको भी आप जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपसे पूछा जा रहा है भांगर, भांगर कहीं मिलेगा कहीं बांगर मिलेगा, तो इसे आप देखेंगे। तो ये जो क्या है जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। तो बांगर मतलब कि ये जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है इसे हम बांगर बोलते हैं, और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर। अगर खादर पूछे तो नई जलोढ़ मिट्टी, इसे ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या करा है प्यारे बच्चों? वीडियो को एक या दो बार जरूर देखें, और वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड की जाए आपको आसानी से मिल सके। निम्नलिखित में से किसने 2002 में पाकिस्तान में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लागू किया था?
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ। तो इसे भी जानेंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि किस प्रकार की सरकार में शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो अब सभी जानते हैं कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है, इसमें शासक यानी कि राजा का जो चुनाव है जनता के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी लोकतांत्रिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है कि किस देश में केवल एक ही दल के सदस्यों को चुनाव में खड़े होने का अधिकार होता है और इस प्रकार के चुनाव के बाद बनी हुई सरकार क्या कहलाती है। तो इस तरह की बनी सरकार को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी यानी कि गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार कब मिला था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सऊदी अरब में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था। तो ये क्वेश्चन क्या है 2015 में। तो इसे भी आप देखेंगे, क्वेश्चन 16 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 17 है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के बाद भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई। तो प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि भारतीय रियासतों को क्या है विलय कराने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो प्यारे बच्चों हमने भी पढ़ा था कि जो संविधान लिखने का काम दिया गया था वो एक संविधान सभा बनाई गई थी और इसके जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी। अगर आपसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है कि संविधान सभा ने किस वर्ष संविधान को अंगीकृत किया, यानी कि अंगीकृत मतलब अपनाया। तो आप सभी को पता होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 1949 में। यानी कि भारत का जो संविधान है ये 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट रूप से तैयार हो गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। इसे भी आप देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे। क्वेश्चन 20 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का कारक है। तो उत्पादन का कारक कौन सा है, ये जो क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। तो उसमें आपको कृषि क्रियाएं और गैर कृषि क्रियाएं आप दोनों देखेंगे। यानी कि कृषि मतलब खेती करना, मतलब यानी खेती करने में जो सारी क्रिया हम करते हैं उसे कृषि क्रिया कहते हैं। और गैर कृषि क्रिया यानी खेती की जो अतिरिक्त जो भी कार्य किए जाते हैं किसी भी गांव में वो गैर कृषि क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे परिवहन हो गया ये, और पशुपालन हो गया, दूध की डेयरी, दुकान खोलना, ये सारे क्या हो गया आपके गैर कृषि क्रिया होते हैं। और लेकिन आपके उत्पादन के कारक पूछ रहा है, तो उत्पादन के कारक क्या होते हैं वो आपसे उपरोक्त सभी हैं, यानी कि भूमि है, श्रम है, पूंजी है। तो ये सारे क्या ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया पालमपुर गांव में की जाती है। यानी कि आर्थिक क्रिया यानी कि परिवार को चलाने के लिए कौन सी ऐसा काम किया जाता है वो आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि वहाँ पर कृषि, परिवहन, लघु एवं कुटीर उद्योग सभी प्रकार के कार्य किया जाता है। क्वेश्चन 22 क्या करा कि कमल जो है एक मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। तो बताइए वह किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी कि क्षेत्र गाँवने की जो आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं इसको 3 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जैसे कि इसमें आपका कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन इत्यादि आ जाएगा। और द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग, फैक्ट्री आ जाएगा, कारखाना। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र का आ जाएगा, इसमें परिवहन, व्यापार, बैंकिंग इत्यादि सारे इसमें तृतीय क्षेत्र में आएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कमल जो है मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है, ये आपकी क्या है किस क्षेत्र में आएगा। तो ये क्या है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, यानी कि क्वेश्चन 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जो संविदा एक कामकाजी महिला है उसे
वैतनिक अवकाश और सामाजिक सुरक्षा यानी कि बीमा ग्रेच्युटी प्राप्त है। बताइए वह रोजगार के किस क्षेत्र में काम करती है। यानी कि दो संगठन होते हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। तो आपको पता होना चाहिए कि संगठित क्षेत्र जो होता है ये सरकार के नियंत्रण में होता है, असंगठित क्षेत्र सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। तो संगठित क्षेत्र में क्या होता है, नियम कानून होता है, आपको जो भी अवकाश मिलता है वेतन के साथ। असंगठित क्षेत्र में क्या है, वेतन आपको नहीं मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि संगठित क्षेत्र। क्वेश्चन 24 है कि निम्नलिखित में से कौन सा HIV बीजों का अवगुण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों हमने खंड ए को कंप्लीट किया, चलते हैं खंड ब में करने, यानी कि सेक्शन बी। तो क्वेश्चन 25 है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, तो इसलिए जरूर करें क्योंकि अभिकरण और कथन जरूर आता है और असेसमेंट वर्कशीट आती है, आप उसको जरूर करके देखें क्योंकि क्वेश्चन इसी प्रकार से एग्जाम में आएंगे। तो नीचे आपके जो कथन ए और कारण आर दिए गए हैं, तो इन कथनों को पढ़कर आपको क्या है, नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन आपको ए मिलेगा इसमें कि जैसे कहेगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, तो ये बिल्कुल सत्य है। कारण आ रहा है कि भारत में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सारे निर्णय लेते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आपको क्या नीचे देगी ऑप्शन का ऑप्शन देना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, यानी कि कथन ए और कारण दोनों सही है, और कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या करता है। तो इसलिए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 26 है, आपको क्या सही मिलान करना है और विकल्प में से क्या सही उत्तर देना है। तो आपको बताना है कि गणतंत्र का मिलान किससे होगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो गणतंत्र का जो मिलान होगा ये कहाँ से होगा, तो ये होगा आपका मिलान सी से, यानी कि गणतंत्र का मतलब होता है कि भारत का जो प्रमुख होता है ये लोगों द्वारा चुना होगा, न कि किसी वंश या राज खानदान का होगा। और ऑप्शन बी जो होगा स्वतंत्रता, ये किसका अर्थ होगा, ये यहाँ से, यानी कि नागरिक कैसा सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और अपने विचारों पर अमल करे, इस पर कोई अनुचित पाबंदी नहीं होगी। न्याय का होगा बी से, यानी कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की जो शुरुआत एक प्रस्तावना से करते हैं। यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो भारत की यानी कि जो सभी देशों की जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है बच्चों कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, तो इसका अर्थ क्या है। तो आप सभी जानते हैं कि पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष जो राज्य होता है इसका, यानी कि इसका क्या है, कोई अपना एक धर्म नहीं होता है। यानी कि क्वेश्चन 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन 29 है, एक लोकतांत्रिक देश में उसके प्रत्येक नागरिक के वोट का मूल्य, यानी कि वोट का जो मूल्य है होता है, यानी क्या होता है ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का जो वोट का जो मूल्य है ये बराबर होता है, यानी गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो सबके वोट का वैल्यू बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 वही कथन आ गया कि नीचे दिए गए जो कथन कारण को पढ़ना है, इसी के हिसाब से आपको क्या विकल्प का चयन करना है। तो कथन है कि चीन एक अलोकतांत्रिक देश है, यानी कि जो चीन है ये एक अलोकतांत्रिक देश है, सत्य है।
और चीन के लोगों के पास चुनाव में कोई विकल्प नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही है कि चीन के लोगों के पास क्या है, चुनाव में कोई विकल्प नहीं होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है प्यारे बच्चों, इसको देखेंगे कि निम्नलिखित में से लोकतंत्र के पक्ष में कौन सा तर्क उचित है। तो आप इसको देखेंगे, कथन को पढ़ेंगे, सेंटेंस को। पहला देखा कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, निर्णय लेने में देरी होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है, इसको आपको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। तो आप सभी जानते हैं तो यहाँ पर जो पहला कथन है कि ये भी सही कि बेहतर निर्णय लेने की संभावना होती है, ये भी सही है। नागरिकों का सम्मान भी बढ़ाता है। थर्ड क्या है, निर्णय लेने में देरी होती है, तो ये तर्क में नहीं है, ये विपक्ष में तर्क है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन में जो 31 है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और 2, यानी कि केवल 1 और 2 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन जो बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 8 अन्य नेताओं के साथ मिलकर 1928 में भारत का संविधान बनाया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 33 है कि नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़ना है, विकल्प का चयन करना है। अभी कथन है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतराल है, ये बिल्कुल सही है। कारण है भारत की मानक समय रेखा का मान 82.5 है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है, इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन ए सही जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है। कारण क्या है, कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संबंध में सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 34 है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है, रूस है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है कि नीचे दी गई विशेषताओं के आधार पर पहचान कीजिए कि यह भारत का कौन सा भौतिक स्वरूप है। तो ये नीचे दिया गया है, आपको इसी के आधार पे आपको बताना है कि यह किसकी विशेषता है। दिया पहला कि यह एक मेज की आकृति वाला स्थल है, यह पुराने आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है, इसके 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो यह जो विशेषता है ये किसके बारे में कही गई है, आप सभी प्रकार से जानते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, यानी कि ये प्रायद्वीपीय पठार के बारे में कहा जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए ये बच्चों, आप अगर सही जो सिलेबस आपको दे रखा है टर्म फर्स्ट के लिए, आप उसको अगर पढ़ लेते हैं तो क्वेश्चन वहीं से बनता है, और वो जब पढ़ लिए तो आपको सारे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सारे आएंगे तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। क्वेश्चन 36 है कि बरकान क्या है। तो बरकान क्या है कि बालू के अर्धचंद्राकार के टीले हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं आएगा बच्चे, तो आप वो जो सिलेबस में दे रखा है चैप्टर उनको सही प्रकार से पढ़ें और क्वेश्चन सही होगा। 37 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप प्रवालों से बना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे क्वेश्चन नंबर यानी कि क्लास 9 के एसएसटी के सभी चैप्टर के एमसीक्यू वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देखेंगे। सारे क्वेश्चन को कराया जा चुका है, जो जो क्वेश्चन आप इस सैम्पल पेपर में देख रहे हैं ये सारे क्वेश्चन आपको क्या है हमारी पीडीएफ में यानी कि वीडियो में आपको कराया गया है। तो सभी चैप्टर के जो वीडियो है एमसीक्यू उसको जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 38 है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी जो तटीय पट्टी है ये क्या कहलाती है। तो ये बहुत ही सारे यानी कि सारे जो क्वेश्चन इसमें दिखा है सैम्पल पेपर में, ये हमारे जो वीडियो में सब में कराया गया है, तो आप उसको ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाएं।
क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि मालाबार। क्वेश्चन नंबर 39 है कि नीचे दिए गए कथन कारण दिए गए हैं और इन कथनों को पढ़कर दिए गए विकल्पों का सही चयन करें। कथन है कि भूमि उत्पादन का एक प्रमुख कारक है, यानी कि भूमि जो है उत्पादन का एक प्रमुख कारक है, तो इसे आप देखेंगे। और आर है कि भूमि दुर्लभ और सीमित है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है, लेकिन जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए क्या ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों कि निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करना है, तो आपको ध्यान देना है कि आपसे गलत कथन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो राइट हो जाएगा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भवन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। तो इसका क्यों गलत हो गया, क्योंकि जो भवन जो कार्यशील पूंजी का उदाहरण है ये अस्थायी पूंजी है, इसलिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 41। तो प्यारे बच्चों इस तरह के क्वेश्चन का प्रयास जरूर करें, प्रैक्टिस एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने के लिए। कारण और कथन, तो चल लेते हैं कारण देखते हैं। गाँवों में मौसमी बेरोजगारी अधिक पाई जाती है, ये बिल्कुल सत्य है। कारण क्या है, ज़्यादातर लोग कृषि पर आश्रित होते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही कि गांव में अधिकतर लोग क्या है उनका व्यवसाय यानी पेशा कृषि होती है। और इस हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है प्यारे बच्चों कि खदानों की उपज में वृद्धि संभव हुई है, तो यानी कि खदानों के उपज में वृद्धि संभव हुई है, ये क्या हरित क्रांति के फलस्वरूप, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 42 का राइट आंसर ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है इसका राइट आंसर बिल्कुल जगह ऑप्शन ए यानी कि हरित क्रांति। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया जो सैम्पल पेपर है बच्चों, जिसको हम आपके लिए करा रहे हैं आपको, तो आप साइट से जाकर भी इस सैम्पल पेपर को आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्न कारण कथन को पढ़ना है और नीचे दिए गए विकल्प का आंसर देना है। अभी कथन कारण है कि फ्रांस में बढ़ते करों से संबंध से सबसे जो ज़्यादा तीसरा स्टेट प्रभावित है। कारण है कि फ्रांस में केवल तीसरा स्टेट को ही कर देना होता था, तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। और जो कारण है ये कथन की व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, तो अभिकथन कारण को देखते हैं। अभिकथन है कि फ्रांस में 1793 से 94 तक काल के आतंक का युग कहते थे, बिल्कुल सही है। तो कारण आ रहा है कि रोबेस्पियर ने दंड और नियंत्रण की सख्त अपनाई थी, तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल क्या है सत्य है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ये सही हो जाएगा, तो इसे भी आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है कि महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, तो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सॉरी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओलंप दे गूज। 45 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर बच्चों कि सही मिलान करना है, अब विकल्प का आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर आपको देखा जाए तो 46 क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी, पहले का डी और दूसरे का सी, तीसरे का बी, चौथे का ए। यानी पहले का जो हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा और दूसरे का आपका हो जाएगा सी और तीसरे का हो जाएगा आपका बी और चौथे का हो जाएगा ए। तो इसको आप देखेंगे प्यारे बच्चों। तो ये है क्वेश्चन, यानी कि खंड सी है सेक्शन सी, तो इसे आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे जल्दी, तो हम सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको
पैराग्राफ को पढ़ेंगे, सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 47 की पालमपुर में विनिर्माण होता है। तो क्वेश्चन 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि छोटे स्तर पर है। क्वेश्चन 48 कि निम्नलिखित में से कौन पालमपुर में गैर कृषि क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आपको नहीं बताना है। तो डी का मतलब क्या है, फसल उगाना, क्योंकि जो फसल उगाना है ये कृषि क्रिया है, बाकी क्या है, गैर कृषि क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 49 यानी कि पालमपुर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको क्या बताना है, 49 का जो है ऑप्शन बी यानी कि केवल दूसरा सही है। कौन सा सही होगा, केवल दूसरा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि परिवहन से जुड़े लोगों का क्या कार्य है। तो परिवहन से जुड़े लोगों का जो कार्य होता है वो आपका क्या है, ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि लोगों को एक दूसरे से स्थान तक ले जाते हैं और ये वस्तुओं को भी ले जाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 50 का क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि पालमपुर में निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया का उदाहरण है। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 52 है कि पालमपुर और रायगंज के बीच निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन का साधन उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि हवाई जहाज। तो पैराग्राफ सेकेंड है, इसको भी आप पढ़ लेंगे फटाफट। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 53 का रहा कि मध्य वर्ग खिलाफ थे, यानी कि जो मध्य वर्ग ये किसके खिलाफ थे। तो क्वेश्चन जो 53 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये जन्म आधारित विशेषाधिकार के। क्वेश्चन नंबर 54 है कि सरकार के अंदर सत्ता विभाजन का मत किसने प्रस्तुत किया। तो सरकार के जो अंदर था सत्ता विभाजन का जो मत ये किसने प्रस्तुत किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कि मांतेस्क्यू ने। क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यम वर्ग का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 55 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि केवल दो। क्वेश्चन नंबर 56 है प्यारे बच्चों कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए, इस मत का समर्थन इनमें से किसने नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 56 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कुलीनों ने। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मध्य वर्ग ने संपत्ति अर्जित की थी। तो क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य वर्ग के संबंध में सत्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कि उनका मानना था कि समाज में जन्म आधारित विशेषाधिकार होने चाहिए। तो ऑप्शन सेक्शन डी पे करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर भारत और भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर दो स्थान दिया गया है, ए और बी। तो दोनों को हम पढ़ के क्या है उससे संबंधित जो विकल्प का चयन करेंगे। तो यहाँ पर ए दिया है, अब बी दिया है। अब इसी पर आधारित जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के दिए गए राजनीतिक मानचित्र पर संकेत ए उस राज्य की राजधानी है जिस राज्य में ये अंकित है, यानी कि राजधानी का नाम विकल्प में से चुनना है। यानी कि ए जो बताया गया है ये किस राज्य की राजधानी है ये आपको बताना है। चलिए हम देखते हैं कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर जो 59 है इसका राइट आंसर जग ऑप्शन डी, यानी कि रांची, यानी कि वो झारखंड राज्य था, झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। फिर ये क्वेश्चन जो आप कहे दृष्टिवादी बच्चों के लिए कि भारत के झारखंड राज्य की राजधानी क्या है, तो उसका भी वही हो गया, रांची हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 60 है कि भारत के उसी राजनीतिक मानचित्र पर बी एक पर्वत चोटी है, इसका नाम विकल्प में से पहचान कर आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कंचनजंगा। तो दृष्टिवादी बच्चों के लिए है
कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में कंचनजंगा पर्वत चोटी स्थित है? सिक्किम में है। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी आज की क्लास 9 एसएसटी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को 1 या 2 बार करके ज़रूर देख लें, जिससे दिए गए सारे जो क्वेश्चन हैं इसको आप सही प्रकार से कंप्लीट रूप से तैयार कर सकें। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।